सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द मिलकर ही वाक्य का रूप ले लेते हैं। आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि बातचीत करते समय या परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उस समय विचार को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाता। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि शब्द का भाषा में कितना अधिक महत्व है। शब्द क्रमबद्ध ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। शब्दों का प्रयोग हम भाषा में अलग अलग करते हैं और स्वतंत्र रूप से करते हैं। शब्दों की सहायता से वाक्य बनाए जाते हैं। आइए इसे हम परिभाषा से समझते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द के कई विशेषताएं हैं, जैसे निश्चित क्रमबद्धता, स्वतंत्र प्रयोग, अर्थवान इकाई। शब्द और पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। पद के रूप में प्रयुक्त शब्द कोई न कोई व्याकरणिक कार्य करता है तथा वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करता है, जैसा कि हम इस उदाहरण में समझेंगे। लड़के ने कुत्ते को मारा। इस वाक्य में लड़के, कुत्ते और मारा पद जो है क्रमश है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का कार्य हो रहा है, जिस तथा ने और को के सहयोग से परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। आइए पहला जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जिन वर्णों के समूह का निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। आइए जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन वर्णों के समूह का कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। एक है एकार्थक, दूसरा है अनेकार्थक, तीसरा है समानार्थक, चौथा है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का अर्थ होता है विलोम शब्द। आइए जानते हैं एकार्थक शब्द किसे कहते हैं। एक अर्थ वाले शब्द को हम लोग एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, मेज आदि। अनेकार्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे भाग्य, भाग्य, हिस्सा, भाग देना आदि। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, जैसे सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु आदि। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सुख, दुख, वीर, कायर, जीत, हार इत्यादि। दूसरा है निरर्थक शब्द, वे शब्द जो प्राय जोड़े बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका विशेष प्रयोग इन्हें सार्थक शब्द की भांति भाग्य में एक स्थान दिलाया जाता है, जैसे पटर पटर करना, बहुत बोलना, खटखट करना, खटखटाना, चेप चेप, बकवास करना या झूठ बोलना इत्यादि। आइए जानते हैं दूसरा, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर शब्दों के मुख्य 3 भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। आइए जानते हैं ऋण शब्द किसे कहते हैं।
रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध। जो शब्द किसी परंपरा या किसी अन्य कारण से विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े कर देने से इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, चल, जो। अगर हम घर को अलग अलग कर दें तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घ धन र, तो घ एक अलग वर्ण हो जाता है, र एक वर्ण हो जाता है और इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है अलगाव होने पर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक प्रसिद्ध शब्द या अर्थ निकलने वाले शब्द बनाते हैं। इसीलिए इसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का योग को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय पाठशाला, पाठधनशाला। मतलब दो ऐसे शब्दों के मेल जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जब उन्हें हम अलग कर दें तो उनका अर्थ निकलता हो। जैसे विद्यालय, अगर हम इसे अलग करते हैं तो विद्याधन आलय हो जाता है। विद्या का अर्थ अलग उत्पन्न होता है और आलय का अर्थ अलग उत्पन्न होता है, और जब दोनों को मिला देते हैं तो ये एक नया अर्थ वाला शब्द बन जाता है, विद्यालय। आइए जानते हैं योग ऋण शब्द। जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ के ऋण हो जाते हैं उसे हम लोग योग ऋणी शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक और ऋण शब्द को मिला देने से जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग योग ऋणी शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गज धन आनंद। गज जो है वो ऋण शब्द है और आनंद जो है वो यौगिक शब्द है, और इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो गजानंद हो जाता है। और इसका सामान्य अर्थ है हाथी का मुख, और इसका विशेष अर्थ है गणेश। वैसे ही है यहाँ पे लंबोदर। लम जो है ऋण शब्द है और उदर जो है वो यौगिक शब्द है, और यह मिल करके लंबोदर शब्द बनते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है लंबे पेट वाला और विशेष अर्थ है गणेश। आइए जानते हैं तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द। आइए जानते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है तत् धन सम शब्द को मिला करके बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अपनी मूल्य भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों ले लेना ही तत्सम शब्द कहलाता है। और हिंदी की मूल्य भाषा संस्कृत है, और संस्कृत से ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे ज्यों के त्यों तत्सम शब्द में लिए गए हैं। जैसे सर्प, मुख, मयूर, दुग्ध, कर्ण, मस्तक, दंत आदि। आइए जानते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है तत् धन भव, इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तत्सम शब्द से ही कुछ बदलाव आने पर बने हुए शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। यह अपने मूल्य रूप में न हो करके इससे कुछ थोड़ा सा बदलाव होता है। जैसे हमने तत्सम शब्द में सर्प बोला, उससे थोड़ा सा बदल दिया गया है तो वो हो गया सांप। इसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। वैसे ही हम लोग देशज शब्द को जानेंगे। देशज शब्द मतलब देश धन ज मिल करके देशज शब्द बना है, और इसका अर्थ है उससे उत्पन्न। देश का मूल अर्थ होता है स्थान या क्षेत्र। भाषा के क्षेत्र विशेष की बोली, जनजाति आदि से लिए गए शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। मतलब जहाँ हम रहते हैं उस स्थान से कुछ शब्द लिए जाते हैं, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खुरपा, खटिया, झंझट, गाड़ी इत्यादि। ये जो है वो हमारे आसपास के लोकल क्षेत्रों से उत्पन्न शब्द हैं, इसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वैसे शब्द हैं
जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए हैं और उसे हम यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। नीचे दिए गए बहुत सारे उदाहरण में से कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे अंग्रेजी से फिल्म, अरबी से कानून, फ़ारसी से दरवाज़ा, पुर्तगाली से संतरा, तुर्की से गलीचा, चीनी से चाय। ये सारे शब्द जो हैं दूसरे देशों के हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हम कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे विकारी शब्दों को समझने के लिए इन उदाहरण में दिए गए रंगीन शब्दों पर ध्यान दें। मोटा लड़का आता है, मोटे लड़के आते हैं, मोटी लड़की आती है। पहला तो एक ऐसे ही दिया हुआ है, मोटा लड़का आता है, फिर उसमें दूसरे उदाहरण में वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है, मोटा से मोटे हो जाते हैं। फिर तीसरा उदाहरण में आप देख रहे हैं कि लिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है, जहाँ लड़की है तो वहाँ मोटी प्रयोग हुआ है। अतः मोटा शब्द विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, मोटा, मोटे, मोटी। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण को हम समझते हैं। वह खाना खाता है, उसने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया। पहला वाक्य एक व्यक्ति के लिए था, दूसरा वाक्य काल के कारण परिवर्तन हुआ है, तीसरे वाक्य के शब्द में वचन के कारण परिवर्तन हुआ है, और वह जो है सर्वनाम विकारी शब्द है। आइए जानते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द की संख्या भी 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। यहाँ पे भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। लड़की तेज चलती है, लड़का तेज चलता है, हम तेज चलते हैं, वे तेज चलते हैं, वह तेज चलता है। यहाँ पे तेज शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वचन हो, लिंग हो, कारक हो या काल हो।